हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम फिर से सीयूईटी का जीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें मैं टॉप 10 क्वांट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिसे हम ट्रिक से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ टाउन हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 in 1980, then in 1 year increased by 25%, next year decreased by 20%, and in next year इंक्रीज बाय 30%। तो पॉपुलेशन 1983 में कितनी है, यानी 1980 से पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज होते हुए 1983 में फाइनल हमें पॉपुलेशन बतानी है कितनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या रेशो मेथड से करता हूँ। तो रेशो मेथड से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 25%। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:4, यानी कोई चीज़ 4 थी वो अब 5 हो गई, है ना, इंक्रीज़ का मतलब। तो पहले तो इस तरीके से लिखो कि 4 थी, 4 से बढ़ के 5 हो गई। अब क्या कह रहा है, 20% डिक्रीज। तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:5, है ना, यानी 5 की चीज़ अब एक कम हो गई, यानी 4 हो गई, यानी 5 की चीज़ 4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या हुआ, 30% इंक्रीज है। तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 3/10, यानी 10 की चीज़ 13 हो गई, 3 इंक्रीज हो गई ना, तो 10 की चीज़ 13 हो गई। अब इसको इंटू कर देते हैं, तो कितना हो गया 200, और इसे इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2600। अब ये क्या कह रहा है, ये 1980 में वैल्यू थी और ये 1983 में वैल्यू थी। तो 200 की वैल्यू कितनी है, 200 की वैल्यू 20,000 है, यानी एक की वैल्यू 100, तो इसकी वैल्यू 26,000। ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे वैसे, अगर करना चाहे तो 20,000 है, कह रहा है कि 25% इंक्रीज़ हो गई, यानी इस तरीके से भी लिख सकते थे हम। फिर क्या डिक्रीज़ हो गई, यानी 80% हो गई, और फिर इसे कह रहा है 30% इंक्रीज़ हो गई, तो इस तरीके से भी लिख के हम सॉल्व कर सकते थे। तो अभी हमारा आंसर यही आता, लेकिन ये सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ अ करंट 20 kmph एंड इट टेक्स 3 hours टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार द प्लेस। देखो कोई कह रहा है, नदी है, मान लो एक नदी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बंदा बोट रो कर रहा है, ठीक है, बोट चला रहा है। उसने क्या किया, उसमें उसकी स्पीड दे रखी है, उसकी स्पीड खुद की स्पीड है 6 किलोमीटर की, और करंट की स्पीड जो है, धारा जिसे कहते हैं, इस तरीके से ये भी 2 kmph की है। तो क्या होगा, जब हम स्ट्रीम के साथ जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है, और जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। बाइक में भी ऐसा ही होता है, जब हम बाइक के हवा के फेवर में होते हैं तो स्पीड ऐड होती है, और जब हवा के अगेंस्ट होते हैं तो वो हमारी बाइक की स्पीड को कम कर देता है। सिमिलरली वैसे ही वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या किया, एक बार तो वो साथ में गया, एक बार वो अगेंस्ट आया है, और इस ऐसा होने में उसको टोटल 3 hours लगे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो टोटल टाइम दिया हुआ है, तो एक बार तो जाने का टाइम हो गया t1, और एक बार हुआ आने का टाइम t2, और ये हो गया टोटल टाइम। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये गोइंग हो गया, ये जाने वाला टाइम, और ये कमिंग टाइम है ना। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस वैसे पूछा ये, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई हमारा स्पीड कितना है, तो 6। अब मान के चलता हूँ मैं, गोइंग में क्या होगा, साथ में क्या होगा, तो 6 और +2, ये 8 रहा होगा, तो स्पीड क्या हो गई, 8 हो गई हमारी। दोनों रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। और t2 क्या है, तो t2 हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, अब अगेंस्ट आ रहा होगा, तो 6 - 2 4, तो 4 हो जाएगा, और टोटल टाइम इसमें कितना लगा, 3। ये इस तरीके से इक्वेशन हो गई। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 3d और ये 3 से 3 कट गया, तो d की वैल्यू 8 हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या है, एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि इसको किस तरीके से करते हैं। डायरेक्ट मेथड है क्या, कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टी, और टी का मतलब होता है टोटल टाइम। स्पीड का मतलब ये गोइंग स्पीड हो गई, ये कमिंग स्पीड हो गई। तो स्पीड कितनी है इसकी, 6 + 8 8 हो गई ये स्पीड, और आने की स्पीड
4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 4 12 इंटू टोटल टाइम कितना है 3। इससे भी सॉल्व करेंगे हम तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और नहीं तो इक्वेशन बना के तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कार इज सोल्ड फॉर 85,000 एट अ लॉस ऑफ 20% कॉस्ट पूछा हुआ है। तो लॉस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट पूछा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है हमारा कॉस्ट माइनस लॉस और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट हमारा 100 होता है और ये 20% दिया हुआ है, यानी एसपी हमारा 80% है। तो 80% की वैल्यू दी हुई है 85,000, तो 100 की वैल्यू पूछी हुई है ना। 20% लॉस का मतलब एसपी 80% है, तो इसकी वैल्यू 80% है, तो 100% की वैल्यू। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 5 ये 4, इसको इंटू कर देंगे तो 25 2 40 2 42 425 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 फिर 6, देखो 106, देखो यही आ रहा है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे आंसर को, बाकी सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा हमारा 250 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ़ आई सेल अ साइकिल एट 3600 20% प्रॉफिट होगा, एट वॉट प्राइस मैं इसे बेचूँ कि मुझे 10% ही केवल प्रॉफिट हो। यानी सीपी नहीं पूछा उसने, एसपी पूछा है एट द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट पे। 20% दिया हुआ, यानी 120 की वैल्यू 120% की वैल्यू है 3600, तो 110% की वैल्यू पूछे, तो ये 120 हुआ, ये 110 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे बार से 3 बार में, ये 11 से करेंगे तो 3300। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैन आस्क्ड 36 men to build a house in 30 days. 50% of work got completed in just 10 days. So Mohan removed some worker and now how many % does he need to complete the remaining work in decided time? अच्छा, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 36 बंदे अपॉइंट किए उसने, 30 दिन में काम हो रहा है कराने थे, लेकिन 50% काम कितने दिन में हो गया? 10 डेज़ में। देखो एक ट्रिक होता है इसको क्वेश्चन करने का, इससे लिखते हैं हम MDH डिवाइड बाई वर्क इक्वल टू MDH डिवाइड बाई वर्क। ये होता है हमारा एक इक्वेशन, इसको सॉल्व इस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि क्वेश्चन 50% वर्क हो गया है, तो 50% वर्क कितने लोगों ने मिलकर कैसे हुआ है? तो देखो 36 मैन को अपॉइंट किया और 10 दिन लोगों ने काम किया, तो 56% वर्क हो गया। मैं लेट कर लेता हूँ एक वर्कर की एफिशिएंसी हमारी 1 यूनिट है ना। तो 36 वर्कर की एक दिन में 36 हो गई, 36 यूनिट, और ऐसा 10 दिन तक काम हुआ है, तो इसके 10 से इंटू कर देंगे तो 360 यूनिट काम हो गया। और ये कितना है? ये 50% है ना। तो 50% वर्क की वैल्यू 360, और अभी बचा कितना है? 360। तो जस्ट इसको यहाँ लिख देंगे 360 वर्क हमारा बचा हुआ है। और वर्कर कितने दिन में काम करेंगे? तो अब वर्कर अच्छा उसने कुछ वर्कर, हाउ मेनी वर्कर ही नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। टाइम कितना उसके पास बचा हुआ है? 30 डेज़ में काम कराने थे 20 डेज़ में काम हो गए हैं ख़त्म। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम 20 डेज़ में, तो कितने दिन में कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी? 18 दिन की। 18 दिन में काम हो जाएगा। अभी ये वाला फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वैसे लगाना कैसे होता है? इसमें होता है 50% 36 इंटू 30 10 डेज़, और ये 50% वर्क है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते थे कि अभी वर्कर पूछा ही है x, 20 डेज़ है, इसको सॉल्व करना था हमें, और 1 यूनिट है, तो इसको काट दूंगा तो मैं 2, और ये इसे भी काट दूंगा तो 18 दिन आएगा x। तो 18 डेज़ चाहिए था आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P alone can do a piece of work in 5 days and Q alone in 4 days. P and Q took to do it. अच्छा 4 दिन या 5 दिन में काम करते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं 3000 रुपये। ये हेल्प लेते हैं R की और काम को कंप्लीट कर देते हैं 2 दिन में, तो R को कितना पैसा दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन को कराने का मैंने ट्रिक बता रखा है मैंने। क्या था? पहले इस तरीके से लिख लेंगे 5 4 ये दोनों, और फिर ये 2। ये किसका है काम? कितना टाइम लिया है? P ने लिया है टाइम, ये लिया है Q ने टाइम, और ये लिया है P प्लस Q प्लस R ने मिलके, तीनों ने मिलके 2 दिन में काम निपटा दिया है। ठीक है, तो इन तीनों को हम लेंगे, ये हमारा टाइम है।
इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों तीनों का एलसीएम हो जाएगा 20। तो ये कितना है 4, 20 को डिवाइड करूँगा 5 से तो 4, ये 5 और ये 10। ये क्या होता है, ये एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी, ठीक है। और ये क्या है, टोटल वर्क। पहले इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब कह रहा है कि आर को कितना दिया जाएगा, तो आर को जो पैसे बढ़ते हैं ना वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेंगे। तो आर ने कितना काम किया है, हाँ सॉरी, एफिशिएंसी 1 की 4 है, पी की 4 है, क्यू की 5 है, तो आर की कितनी हो गई, ये 10 है, इसमें 5 और 4 पी क्यू के है, तो आर की कितनी हो गई, 1 हो गई, आर की 1 हो जाएगी। अब बांट दो इस पैसे को, कितना है 5 4 9 और 1 10, 10 की वैल्यू कितनी रखी उन्होंने 30,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 30,000 नहीं सॉरी 3,000 है, 3,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 300, तो ए को कितना मिलेगा 300, ठीक है। बस ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट में लिखना सीखना है। क्या किया मैंने, पी क्यू आर का जो पी क्यू और पी क्यू प्लस आर का जो हमने टाइम दिया हुआ, ये टाइम लिख दिया, फिर इससे टोटल वर्क निकाल लिया हमने, टोटल वर्क के बाद उनकी एफिशिएंसी निकाल दी, और पैसे जो बढ़ते हैं वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो एफिशिएंसी 4 5 और 1 की रेशो में है। तो इन तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, 5 4 9 को प्लस 1 को ऐड करते हैं तो हमारे 10 आता है, 10 की वैल्यू 3000 है, तो 1 की वैल्यू 300, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टायर हैज़ 2 पंचर, और ये टायर फ्लैट करते हैं, फर्स्ट पंचर जो फ्लैट करता है टायर को वो 6 मिनट में करता है, और दूसरा जो है वो 9 मिनट में कर देते हैं। इफ़ एयर लीक आउट एट द कॉन्स्टेंट रेट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पंचर। अरे यही वाटर वाला क्वेश्चन है ना, वाटर टैप वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम फॉर्मेट है, फर्स्ट सेकेंड, इसने टाइम लिया है 6, इसने टाइम लिया है 9, इन दोनों का फिर हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 18, ये होता है टाइम, वही बताया ऊपर क्वेश्चन को में भी, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, ये एफिशिएंसी है। और मान लो ये एयर थी या टोटल वर्क जिसे हम कहते हैं, या टोटल वाटर, जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लिख लेंगे, ठीक है। अब 18 है और दोनों मिलके काम करेंगे, तो 1 मिनट में कितना कर देंगे 5 यूनिट, 1 मिनट में कितना 5, तो 18 करने में कितना लगेगा, टोटल यही है ना, तो 18 डिवाइड बाई 5, इसको सॉल्व करूँगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन में 3 पॉइंट समथिंग यही है ना, 3.3/5 यही तो आएगा निकल के, तो ये हो जाएगा, ये नहीं आंसर। बस ये फॉर्मेट को हमें देखना होता है, इस तरीके से फॉर्मेट लिखना आता चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 7√2, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक ये रहा हमारा स्क्वायर, तो क्यूब हो गया, वैसे रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना है ना, इस तरीके से मान लो स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के अंदर डायगोनल लेंथ दिया हुआ, ये डायगोनल दिया हुआ इस तरीके से, और इसकी वैल्यू 7√2 है। तो एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया जो होता है एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी हमें ए की जरूरत है, डायगोनल को क्या लिखते हैं √2 इक्वल टू 7√2, √2 से रूट कट गया, ए की वैल्यू 7, तो इसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा, स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर जहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो स्क्वायर बस केवल 49 ही है, तो वैसे ही आंसर हो सकता था ये, कोई ना कोई स्क्वायर आना चाहिए था हमें, स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की रेशो दी हुई है और वैल्यू पूछा, तो ए की वैल्यू ये हो गई और ये बी की वैल्यू, सॉल्व कर दो, 2 × 2 4 प्लस 3 की वैल्यू 3 × 5 15, इसको डिवाइड कर दो, इसको रेशो में लिख दो, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, तो ये हो गया 19 और ये हो गया 7, ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस सो एज टू लीव द सेम, रिमाइंडर सेम होना चाहिए हर केस में। चलो इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ट्रिक मैं बाद में बताऊँगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई नंबर है 50, 100 और 200, ठीक है, इसे किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि रिमाइंडर सेम आ जाए। तो अगर मैं मान लो इसका अगर मैं इसे 50 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना होगा, सबका 0, सबका रिमाइंडर 0 होगा ना।
सिमिलरली अगर नंबर को मैं 51, 101 एंड 201 कर दूँ, ठीक है, अब इसको 50 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 111। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है क्वेश्चन में, कि ये जो मैं नंबर ले रहा था यहाँ पे 50, वो क्या था, HCF था, है ना। इसमें भी क्या है, इन सब नंबर का HCF देखेंगे ना, इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा 50। तो 50 के हिसाब से 50 है तो रिमाइंडर सेम आ रहा है ना। 50 से कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, इससे 50 करूँगा तो 1 आएगा, 50 करूँगा तो 1 आएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सिमिलरली हम क्या करेंगे बस कि HCF निकाल देंगे इन तीनों नंबर का, HCF निकाल देंगे। कितना है डिफरेंस, 40 50, और इनका डिफरेंस क्या है 12 और 63, 80 75। अब इन दोनों का HCF कितना होगा, तो इन दोनों का HCF हमारा 25, यानी वो नंबर जो होगा वो 25 होगा। 25 को इससे दोगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 13, फिर इसको देंगे तो आएगा हमारा, सॉरी इसको दूंगा तो 8 और 5 13, ठीक है, इसको दूंगा तो 75, 8 और 5 13, देखो हर बार रिमाइंडर हमारा 13 आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये नहीं बोला कि रिमाइंडर कितना है, बस सेम रिमाइंडर होना चाहिए। तो नंबर, सिंपल सा रूल है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा है हमारा कि हम इन तीनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालना होता है क्या होता है कॉमन फैक्टर। तो अभी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, जो नंबर आएगा उसका भी एक बार कर दो बस, तो आ रहा है हमारा 50, ठीक है। इसमें 20, इसमें 50 था और इसमें 75 था, करते हैं तो 25 आते हैं। बस बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसको देख लेने एक बार को इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।